वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस का मद्य निषेध का जो एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन। दोस्तों, इस सेट में हमारे द्वारा 50 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और इन 50 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नवंबर 1929 में प्रांतीय किसान सभा के गठन के समय स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसका अध्यक्ष चुना गया था। इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो दोस्तों, इसके प्रथम सचिव थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा आपको क्वेश्चन बताया जाएगा और आंसर बताया जाएगा ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और हमारे द्वारा जो विश्लेषण आपको दिया गया है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस विश्लेषण को वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 1917 के चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था? तो दोस्तों, इसमें शामिल नहीं थे, जो शामिल थे वो आप देख लेंगे। FG स्ले शामिल थे, DJ रीड शामिल थे, महात्मा गांधी शामिल थे, पर अनुग्रह नारायण सिंह शामिल नहीं थे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारा इस प्रश्न का विश्लेषण आप खुद से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि विश्लेषण काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सबसे न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? तो दोस्तों, यह दर्ज किया गया था गोपालगंज में। इस प्रश्न का आप व्याख्या खुद से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि व्याख्या काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो पॉज करके इसे जरूर से जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसके शासक काल में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान में लौटते समय मिथिला पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों, यह थे हरि सिंह देव। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन वर्ष 1934 में पटना के किस स्थान पे हुआ था? तो दोस्तों, यह स्थान था अंजुम इस्लामिया हॉल। हमारा अगला प्रश्न है कि दोस्तों, वीडियो पॉज करके इसका भी विश्लेषण आप खुद से पढ़ लेंगे। गंगा के दक्षिण मैदान में स्थित भोजपुर के मैदान को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसे जाना जाता है शाहाबाद का मैदान। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मुख्य रूप से आग्नेय चट्टान से जुड़ा पेग्माटाइट प्रकार का उच्च श्रेणी का अभ्रक पाया जाता है? तो दोस्तों, यह पाया जाता है नवादा में। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1894 में बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाने वाली पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, इसके प्रथम संस्थापक थे महेश नारायण जी। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित प्रसिद्ध 10 राग युद्ध भारत वंश के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच किस नदी के तट पर लड़ा गया युद्ध था? तो दोस्तों, यह युद्ध जो था परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ये विश्लेषण आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन में उदासीन वर्मय नामक उप समिति का मुख्य कार्य क्या था? तो दोस्तों, इसका मुख्य कार्य था विदेशी यात्रियों और सन्यासियों की देखभाल करना। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत को महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उल औलिया कहा जाता था? तो दोस्तों, यह कहा जाता था शेख निजामुद्दीन औलिया को। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1780 से 1784 के बीच लड़े गए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की साप्ताहिक निम्नलिखित में से किस संधि के माध्यम से हुई थी? मतलब समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुई थी?
तो दोस्तों यह हुआ था मंगलौर की संधि से। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों और श्रमिक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए वर्ष 1936 में किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों यह किया गया था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा नौगम्य दर्रा काराकोरम निम्नलिखित में से किसे आपस में जोड़ता है? तो दोस्तों यह जोड़ता है लद्दाख को शिनजियांग से यानी चीन से। हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों यह पाई जाती है AS जलवायु। इस प्रश्न का आप व्याख्या यहाँ पे देख लेंगे विश्लेषण, क्योंकि ये विश्लेषण भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है कि मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर द्वारा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, जिसके कारण सुएज संकट पैदा हुआ? तो दोस्तों इसका जो किया गया था यह किया गया था 1956 में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आप विश्लेषण को अच्छे से पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित विश्व की सबसे पुरानी और सबसे गहरी मीठे पानी की झील वैकाल झील भूवैज्ञानिक रूप से किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो दोस्तों यह उदाहरण है रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश घाटी झील का। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के दक्कन ट्रैप के निर्माण के पीछे मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु गतिविधि उत्तरदायी थी? तो दोस्तों यह उत्तरदायी थी दरारी उद्भेद बेलास्टिक लावा प्रवाह की। हमारा अगला प्रश्न है समाजशास्त्र की संरचना प्रकार्यात्मक धारा में अप्रकट कार्य की प्रसिद्ध अवधारणा किसने दी थी? तो दोस्तों यह दिया गया था रॉबर्ट के मटन के द्वारा। दोस्तों हमारे द्वारा जो विश्लेषण आपको बताया जा रहा है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए विश्लेषण को आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे वीडियो पॉज करके। हमारा अगला प्रश्न है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए सांस्कृतिकरण का सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों यह दिया गया था MN श्रीनिवास के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे ने इस विषय का नाम सोशियोलॉजी रखने से पहले सर्वप्रथम क्या नाम दिया था? तो दोस्तों यह नाम दिया गया था सामाजिक भौतिक का। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जुड़े गए 3 शब्दों का सही क्रम क्या है? दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों वे 3 शब्द का सही क्रम है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये सही क्रम है, ये आपको याद रखना है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे व्याख्या इस प्रश्न का जरूर से जरूर पढ़ लेंगे क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा एक। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? तो दोस्तों यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 9। हमारा इस प्रश्न का विश्लेषण आप खुद से पढ़ेंगे, भाग 2 में अनुच्छेद 9 पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जब दोनों अनुपस्थित होंगे तो इसकी अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति करेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आप विश्लेषण को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि विश्लेषण इस प्रश्न के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और इसमें विलय के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की सहमति अनिवार्य थी?
तो दोस्तों यह 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था और 2/3 सदस्यों की अनुमति की अनिवार्य था। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को स्थापित करने वाले 99 संविधान संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया था? तो दोस्तों यह किया गया था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015 के केस में। हमारा अगला प्रश्न है कि पुनः आंतरिक प्रावर्तन की स्थिति में क्रांति कोण और सघन माध्यम के विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बीच सही गणितीय संबंध क्या है? तो दोस्तों इसका सही गणितीय संबंध है n = 1/sin c। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर देख लें। यदि किसी समरूप धात्विक चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाए और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो उसके लिए नए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इसके लिए नए प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा कि प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। हमारा इस प्रश्न का विश्लेषण आप दोस्तों अच्छे से पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है तरल गतिकी में बार्नौली का प्रमेय निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि के संरक्षण के नियम पर पूरी तरह आधारित है? तो दोस्तों इसमें पूरी तरह आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। हमारा अगला प्रश्न है कि असंतृप्त वनस्पति तेलों को संतृप्त वसा जैसे वनस्पति घी में परिवर्तित करने की हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में किस धातु का उपयोग मुख्य उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों वह धातु है निकेल। हमारा अगला प्रश्न है कि रासायनिक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए प्रयुक्त औपबाहु सिद्धांत में औपबाहु शब्द का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों औपबाहु का सही अर्थ होता है क्रमिक निर्माण या रचना। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्कृष्ट धातुओं को घोलने की क्षमता रखने वाले एक्वा रिजिया को बनाने के लिए साद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसे मिलाया जाना चाहिए 3:1 के रेशियो में। ये आपको याद रखना है। HNO3 3 है तो ये 3:1 के रेशियो में नहीं मिलाएगा, ये 1:3 के रेशियो में मिलाएगा। ये आपको याद रखना है। ये ट्रिक है कि यहाँ पे HNO3 में 3 है तो 3 इसके पास नहीं होगा, 1 होगा और HCl के पास 1 है यानी ये 3 रेशियो में रहेगा। ये आपको याद रखना है, ट्रिक है इसे याद करने का। हमारा अगला प्रश्न है कि जटिल पादप उत्तक फ्लोएम के 4 मुख्य घटकों में से वह कौन सी एकमात्र कोशिका है जो पूर्णतः मृत कोशिका होती है और पौधों को यांत्रिक शक्ति देती है? तो दोस्तों वे मृत कोशिकाएं होती है फ्लोएम फाइबर तंतु। हमारा अगला प्रश्न है वायवीय शोषण का मुख्य चरण क्रेब्स चक्र कोशिका भित्ति के किस विशिष्ट भाग के भीतर संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया या मैट्रिक्स के भीतर संपन्न होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध जंपिंग जीन या ट्रांसपोजोन्स की खोज बराबर मैक्लिंटॉक ने किस पौधे पर प्रयोग के दौरान की थी? तो दोस्तों यह किया गया था मक्के का पौधा पर। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। इसके मुख्य उत्पाद क्या हैं जो अंधकार अभिक्रिया में प्रयुक्त होते हैं? तो दोस्तों यह प्रयुक्त होता है ATP, NADPH और O2 पर यानी ऑक्सीजन पर। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा एरिथ्रोपोटिन नामक आवश्यक हार्मोन का उत्पादन किया जाता है जो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को उत्तेजित करता है? तो दोस्तों यह किया जाता है वृक्क के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे दोस्तों विश्लेषण को आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है गुप्त काल के दौरान समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का सविस्तार वर्णन करने वाले प्रयाग प्रस्थित
सृष्टि इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना उसके किस दरबारी कवि ने की थी? तो दोस्तों यह किया गया था हरिसेन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी की मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य की पृष्ठभूमि पर लिखी गई काल्पनिक ऐतिहासिक पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है विक्ट्री सिटी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत और नाटक के आधारभूत स्रोत माने जाने वाले प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन हैं, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है? तो दोस्तों नाट्यशास्त्र के जो रचयिता हैं उनका नाम है भरत मुनि। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे दोस्तों इसका विश्लेषण आप खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विश्लेषण से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका जो ये है मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसका मुख्यालय किस देश में है? तो दोस्तों इसकी स्थापना किया गया था 1966 में और इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। हमारा अगला प्रश्न है ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका विश्लेषण भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्लेषण से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है ईरान में हुए ऐतिहासिक रामसर कन्वेंशन की याद में प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। हमारा अगला प्रश्न है भारत में उपभोक्ता के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को। हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मध्य यूरोपीय देश हंगरी की राजधानी और उसकी आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा का सही युग्म क्या है? तो दोस्तों हंगरी की राजधानी जो है यह होता है बुडापेस्ट और इसका जो मुद्रा होता है 4 रिंगिट होता है, रिंट होता है। दोस्तों हंगरी यानी भूखा कौन रहता है? हंगरी बूढ़ा लोग भूखा होता है, ये आपको ट्रिक से याद कर लेना है। हमारा अगला प्रश्न है अत्यधिक मुद्रास्फीति के कारण चर्चा में रहने वाले दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला की राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों वेनेजुएला की राजधानी का नाम है कराकस। हमारा अगला प्रश्न है पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना की राजधानी का नाम अकारा है, इस देश की राष्ट्रीय मुद्रा का क्या नाम है? तो दोस्तों इस देश की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम है सेडी। हमारा अगला प्रश्न है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान के लिए स्थापित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है जोधपुर में। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस वीडियो का टोटल 50 क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और ये प्रश्न से आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।